गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं महेश मंडल आपको क्लास 12th के इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सीरीज में स्वागत करता हूं और साथ में मैं अपने चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। आइए और आज देखेंगे हम आपके साथ जो आपकी पोएम सेक्शन है, जिससे आपका 20 नंबर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर के आने की पॉसिबिलिटी है। अगर 20 नंबर नहीं आती तो कम से कम आपका जो है ये 12, 14, 15 नंबर तक आने ही आनी है। उसको हम लेकर के देखते हैं। आइए और देखिए पहला चैप्टर। हम लोग अभी बात करेंगे फ्लेमिंगो जो पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग पोएम सेक्शन की बात करेंगे। कौन सा सेक्शन की बात करेंगे? पोएम सेक्शन की बात करेंगे। और जो हमारी पोएम सेक्शन है उसको देख लीजिएगा थोड़ा गौर से यहां पे कि पोएम सेक्शन में जो हम लोग देखेंगे ये पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, मेरी मां 66 साल की। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन has been brought out by the narrator in order to। यहां पे जो नैरेटर साहिबा है, माई मदर एट 66 की जो नैरेटर साहिबा है उसकी नाम क्या है? कमला दास, यानी कमला दास इसकी नाम है। और ये कमला दास की जन्म जो हुई थी आप जानते होंगे कहां हुई थी, ठीक है, मालाबार केरला में हुई थी। इसको नैरेटर भी बोलते हैं। ये इसकी कवित्री यानी कवि साहब भी हैं। तो यहां लिखा गया द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन has been brought out by the narrator in order to। यहां पे कवित्री साहिबा के द्वारा खुश बच्चे के वर्णन किया गया है या खुश बच्चे के बारे में यहां पे लाया गया है। तो किस ऑर्डर में लाया गया, किस क्रम में लाया गया है, ध्यान सुनिएगा। जो कवित्री साहिबा है, जो नैरेटर साहिबा है, वो यहां पे घर से निकलते हुए खुश बच्चे का वर्णन क्यों की है या उसका तस्वीर यहां पे क्यों लाई है। तो उसका तस्वीर यहां पे क्यों लाई मेरे भाई, देखिएगा। टू शो द चिल्ड्रेन प्लेइंग, बच्चे जो खेल रहे हैं उसको दिखाने के लिए। टू शो द चिल्ड्रेन प्लेइंग प्रैंक्स, यहाँ पे बच्चे जो एक दूसरे के साथ खेल करके प्रैंक्स कर रहे हैं उसके बारे में दिखाने के लिए। और टू कंपेयर विथ हरसेल्फ, अपने आप को कंपेयर करने के लिए। तो ये गलत है तीनों का तीनों। शो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रेन, यहां पे बच्चों की एनर्जी को दिखाने के लिए यहां पे वो चर्चा करी है। और इन सारे जो युवा बच्चे हैं उनकी एक्सुबरेंस को दिखाने के लिए यहां पे इन सारे खुश बच्चे की चर्चा उन्होंने करी है। और अगर यहां पे होता अपनी बूढ़ी मां के कंपेयर करने के लिए आंसर क्लोज आंसर होता, बट वो नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा ये कि यहां पे खुश बच्चे का वर्णन कवित्री साहिबा ने इसलिए करी है क्योंकि बच्चे ऊर्जावान होते हैं और बच्चे जो लंबी जिंदगी के प्रतीक होते हैं, खुशी के प्रतीक होते हैं। इसलिए कवित्री साहिबा इन बच्चों को यहां पे लाई है या इन बच्चों की तस्वीर का वर्णन यहां पे करी है। तो इसका जो आंसर होगा डियर, ये क्या होगा? इसका आंसर होगा ये, ध्यान रखिएगा। द नैरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, ध्यान रखिएगा। द नैरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, यहां पे जो कवित्री साहिबा है वो क्यों मुस्कुराती है, क्यों यहां पे मुस्कुराती बताइएगा। तो डियर गाइस, मेक हर सेल्फ हैप्पी, खुद को खुश करने के लिए गलत है। टू मेक हर मदर हैप्पी, अपने मां को खुश करने के लिए, यह हद तक भी सही आंसर हो सकता है। टू मेक हर फादर हैप्पी, उसकी फादर की चर्चा नहीं है, तो अपने आप को खुश करने के लिए मुस्कुराई नहीं, अपनी मां को खुश करने के लिए जरूर मुस्कुराई थी। बट इससे ज्यादा बेहतर आंसर आपके पास है कवर अप हर पेन, अपनी दर्द को छिपाने के लिए कवित्री साहिबा हंसी थी। कहां पे हंसी थी? कोचीन एयरपोर्ट पे हंसी थी। कहां पे हंसी थी? कोचीन एयरपोर्ट पे कवित्री साहिबा, ठीक है, हंसी थी। उसकी जो हंसी या मुस्कुराहट थी वो फेक थी। अपनी दर्द को जेंटलमैन दूर करने के लिए वो हंसी थी। तो डियर गाइस, या उसको ढकने के लिए हंसी थी। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका माई मदर एट 66 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें और क्वेश्चन ऐड करेंगे हम। द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कवित्री साहिबा अपनी मां के बारे में कहती कि मेरी जो मां है वो एकदम पीला पड़ गई है। और किसके जैसा दिखती है? घोस्ट मतलब भैया भूत पिचास के जैसा दिखती नहीं है, ठीक है, मेल न्यूरिश चाइल्ड के जैसा दिखती नहीं है। और ये एनीमिक पर्सन, ये भी आंसर है लगभग कि उसके मां की बॉडी में डियर खून नहीं था, जो एनीमिक बीमारी होती है उसके जैसा था। लेकिन वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी मां जो है, अपनी मां के बारे में वो चर्चा करी कि मेरी मां जो है एक मृत शरीर के जैसा दिख रही है। तो कॉर्प्स के मतलब क्या होता है? मृत शरीर। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा इसका आंसर होगा बी, ध्यान रखेंगे यहां पे आप, ठीक है। और उसके बाद सी वाज गोइंग टू, ये इजी क्वेश्चन सब देख रहे हैं। गोवा गलत, मुंबई गलत, ये कोचीन जा रही थी। और कोचीन ये जा रही थी क्यों मेरे भाई?
जहाज पकड़ने के लिए जा रही थी और शायद वहां से जेंटलमैन वो विदेश के लिए भी जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। जब अपनी मां से वो अलग हो रही थी तो वो कौन सा शब्द को कहती थी अपनी मां से? तो डियर गाइस, सी यू सून बा गलत है, सी यू सून बीजी गलत है, सी यू सून माता जी गलत है, सी यू सून अम्मा ये सही है कि वो आखिरी वर्ड जो बोलती है अपनी मां से वो क्या बोलती है कि हे मेरी मां, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। उसके बाद आइए, द नैरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू। यहां पे कवित्री साहिबा अपनी मां की तुलना ओडियर कॉर्प्स से करी थी, मृत शरीर से करी थी, ये बात सही है, लेकिन आगे वो अपनी मां की तुलना किन से करती है? रेन क्लाउड से करती, गलत। ट्री एंड प्लांट से जेंटलमैन वो करती है, ध्यान रखिएगा, ट्री एंड प्लांट से करती है, लेकिन यहाँ पे आंसर अगर यंग ट्री होता तो मैं सोचता, ये भी गलत। और ये समर सन से करती है, ये भी गलत। वो अपनी मां की तुलना किससे करती है? लेट विंटर्स मून से करती है। जब कवित्री साहिबा कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है और वो लेट दिसंबर की मंथ होती है और वो अपने शीशे से ऊपर की ओर देखती है तो बोलती कि जिस तरीका से ठंड के मौसम में कुहारे और कुहसे के कारण चंद्रमा धुंधली दिखाई पड़ती है, उसी तरीका से मेरी मां की चेहरा चमकहीन दिखाई पड़ती उम्र बढ़ जाने के कारण बस। तो डियर गाइस, वो अपनी मां की तुलना किन से करती है? लेट विंटर मून से करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द विंडो। कवित्री साहिबा अपनी कार से बाहर क्या देखी थी? तो मेरे भाई बहुत कुछ देखी थी, खुश बच्चे को देखी थी और हरे भरे पेड़ पौधे जो उनसे पीछे छूट रही थी उसको भी देखी थी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लार्ज बिल्डिंग्स गलत है, फैक्ट्रीज विद स्मोक राइजिंग फ्रॉम चिमनी ये भी गलत है, नन ऑफ दिस गलत है क्योंकि यहाँ पे यंग ट्रीज है। तो डियर गाइस, कवित्री साहिबा यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे को ठीक है अपनी खिड़की से देखी थी। कब देखी थी? जब वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, अपनी मां को देखी कि मेरी मां का मुंह खुला हुआ है, मेरी मां का मुंह फुला हुआ है, मेरी मां का चेहरा पीला पड़ गया। अपनी मां के बारे में बोलती मेरी मां की जो शरीर असेन लाइक दैट है और क्रॉप्स के जैसा हो गया है। तो इसके बाद उसके मन में दर्द होने लगता है, उसको दर्द फील होने लगता है और अपनी दर्द को दूर भगाने के लिए, बाहर भगाने के लिए, क्वेश्चन पूछा हुआ ध्यान रखिएगा कि अपनी दर्द को दूर भगाने के लिए वो कार से शीशे से बाहर देखती है और देखती हरे भरे पेड़ पौधे हमसे पीछे छूट रहे हैं और अपनी मां की कंपेयर उनके साथ कर देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? यंग ट्रीज होगा, यानी सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे भाई, व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। कवित्री साहिबा जब अपनी मां को देखी तो क्या दुख हुआ इनको या क्या चिंता हुआ? ध्यान दीजिएगा, कवित्री साहिबा जब अपनी मां को देखी तो उनको क्या तकलीफ हुआ मेरे भाई बताएंगे। तो क्या तकलीफ हुआ डियर गाइस, देखिएगा, हर फेस, व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। हर फेस, उसके चेहरा के बारे में कुछ बात हुआ। हर ब्रोकन आर्म, उसके क्या हाथ टूटा हुआ था। हर लविंग वर्ड्स, क्या उसके प्यारा शब्द था, क्या ये तकलीफ हुआ? डियर गाइस, ये तीनों में कोई तकलीफ नहीं था। कवित्री साहिबा को तकलीफ था कि मेरी मां की एज लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके वजह से मेरी मां की हेल्थ भी गिर रही है और शायद यही कारण है कि मेरी मां हमसे अलग हो जाएगी, हमसे सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि उसकी मां कितना साल की हो गई थी? 66 साल की हो गई थी। तो हर डिक्लाइनिंग एज, उसकी मां की गिरती हुई उम्र। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का 66। विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कौन सी राइमिंग स्कीम का यूज हुआ है माई मदर एट 66 में? कपल्ड राइम, ठीक है, अल्टरनेट राइम और मोनो राइम और फ्री वर्स। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि राइम क्या होता है या राइमिंग स्कीम क्या होता है। देखिएगा, ये जो आपकी है राइमिंग स्कीम, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे स्टूडेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले मेरे बच्चों, ये जो राइमिंग स्कीम होती है ना मेरे भाई, इसको बोलते हैं लय। जब कोई दो सेंटेंस की लय होती है उसको राइमिंग स्कीम बोली जाती है। जैसे मान के चलिए कि एक लाइन है और एक लाइन में डियर गाइस यहां पे लिखा हुआ साइट, यहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, और दूसरा लाइन में लिखा हुआ लाइट। क्या लिखा हुआ है? लाइट। तो साइट और लाइट की जो प्रोनाउंसिएशन लग रही ना, दोनों की जो राइमिंग है, लय मिल रही है, साइट एंड लाइट, तो इसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। क्या बोलते हैं इसको? राइमिंग स्कीम बोलते हैं। तो इसको राइमिंग स्कीम बोलते हैं। अब यहां पे कपल्ड राइम, ये हो गया कपल्ड राइम, क्योंकि इसको अगर हम ये से डिनोट करेंगे तो इसको भी हम ये से डिनोट करेंगे। इसको हम बोलते हैं कपल्ड राइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कपल्ड राइम। फिर से देखिएगा, जब दो का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा हो, लय एक जैसा, उसको कपल्ड राइम बोलते हैं। साइट, लाइट। अब यहां पे बोलेंगे व्हाइट, क्या बोल सकते हैं? यहां बोलेंगे व्हाइट, फिर बोल देंगे फाइट। क्या बोल दिया यहां पे आपने? फाइट।
ये लाइट और ये फाइट, भले स्पेलिंग अलग है लेकिन ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो यहां भी हम इसको ये और ये से दिखा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कपल्ड राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कपल्ड राइम, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, कपल्ड राइम। तो कपल्ड राइम जो माई मदर एट 66 में यूज नहीं हुआ है मेरे भाई, उसमें राइमिंग है ही नहीं, पहली बात। मोनो राइम, अगर एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, कितना भी लाइन रही, ऐसा नहीं कि माई मदर एट 66 में बहुत लाइन है। माई मदर एट 66 है वो सिंगल सेंटेंस से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा ये सब। ये भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा कि माई मदर एट 66 जो है ये 20 लाइन से बना हुआ कविता नहीं है, ये 1 लाइन से बना हुआ कविता है। लेकिन पोएटिक इफेक्टिव के चलते यानी कविता की प्रभाव को दिखाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कविता की प्रभाव को दिखाने के लिए इसको अलग अलग लाइन में तोड़ करके प्रेजेंट किया गया है, वरना ये एक ही लाइन में, ध्यान रखिएगा। माई मदर एट 66 जो है ये सिंगल सेंटेंस की दिए गए आपकी पोएम है, भले इसको बहुत सारे लाइन में तोड़ा गया है ताकि आपको कविता समझ में आ जाए और कविता की अपनी प्रभाव बनी रही। तो डियर अगर इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन जो राइमिंग है लगभग सेम रहे, जैसे मान लिया जाए ये साइट है, ये लाइट है, ये व्हाइट है, ये फाइट है, यहां पे कुछ और आ जाता है मान के चलो, और सबका डियर गाइस जो राइमिंग है सेम होती है, पूरा सेंटेंस, पूरा डियर गाइस लाइन, तो उसको बोलते हैं मोनो राइम। तो मोनो राइम भी इसमें नहीं है मेरे भाई। अल्टरनेट राइम, अल्टरनेट राइम के मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे एक लाइन है, पहला लाइन है यहां पे दूसरा लाइन है, यहां पे तीसरा लाइन है और यहां पे चौथा लाइन है, समझिएगा ये राइमिंग स्कीम कोई नहीं समझाया होगा आपको, इस तरह मैं समझा दे रहा हूं। अगर कोई समझाया होगा शायद मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि हर इंसान के बारे में अगर मैं ही जान जाऊं तो फिर ये उचित नहीं है। आप जेंटलमैन जैसे यहां पे मान के चलो देखते हैं हम लोग, जैसे यहां पे बोले डियर, क्या बोलेंगे, यहां पे बोलते हैं लाइट, क्या बोले यहां पे, बोले लाइट, फिर बोले यहां पे साइट, फिर यहां पे बोलते डियर गाइस हम लोग फाइट, क्या बोले डियर गाइस, फाइट, और यहां पे हमने बोला डियर गाइस व्हाइट। और यहां पे जेंटलमैन देखिएगा, तब ये लाइट जब हो गया तो वो बनेगा नहीं मेरे भाई। अब वो बनेगा नहीं तो इसको बनाने के लिए इसको मिटा देते मेरे भाई, क्या होगा देखेंगे, इसको ही मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पे डियर थोड़ा देख लीजिएगा गौर से मेरे भाई, लाइट के बाद यहां पे कर देते हैं डियर गाइस गो, क्या कर देते हैं गो, और यहां पे कर देते हैं सो, क्या कर देते हैं सो। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये, और ये तुम्हारा हो गया ये, और यहां पे तुम्हारा हो गया बी, और यहां पे तुम्हारा हो गया बी। तो डियर ये हो गया अल्टरनेट, इसको बोलते हैं अल्टरनेट राइम, क्योंकि एक के बाद तीसरा लाइन का, एक फर्स्ट लाइन के बाद तीसरा लाइन का जो लय है, जो राइमिंग है, मैच करता है, लाइट फाइट गो सो, ठीक है। तो ये मिल रहा है जो 1 लाइन है तीसरा लाइन से मिल रहा है ये और ये, तो अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके दूसरा, देखिएगा एक ये है, फिर ये छोड़ दीजिए दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन मिल गया, ये और ये मिल रहा है, एक के बाद तीसरा, और फिर दूसरा का मिल रहा है किसे, चौथा से मिल रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट राइम, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट राइम। तो अल्टरनेट राइम भी इसमें नहीं है। अब यहां पे दिया गया फ्री वर्स, फ्री वर्स जो इसका आंसर एग्जैक्ट है वो फ्री वर्स है। सर ये फ्री वर्स क्या होता है, दिया गया कोई राइमिंग नहीं है इस चैप्टर में, यानी माई मदर एट 66 में कोई राइमिंग नहीं है, जहां पर कोई राइमिंग ना रहे उसको क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो हो गया आपका डी हो गया मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पे आके देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देखेंगे वो 10 देखेंगे। वाई डिड द पोएट स्माइल वाइल लिविंग, मैंने बोला वाई डिड द पोएट स्माइल वाइल लिविंग, वाई डिड द पोएट स्माइल, कवित्री साहिबा क्यों मुस्कुराई जब वह जा रही थी अपनी मां से दूर। तो सी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी, ये गलत आंसर है। टू कवर हर पेन, ओके सी स्माइल, वो अपने दर्द को छिपाने के लिए हंसी थी भाई, ठीक है, ये आपको मैं उसमें बताया था, तो इसका डियर गाइस बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आप डियर बिकॉज हर मदर वाज आल्सो स्माइलिंग, क्योंकि उसकी मां मुस्कुराई थी इसलिए मुस्कुराई, ये भी गलत आंसर है। नन ऑफ दी एबव, ये भी गलत है मेरे भाई, क्योंकि यहां बी आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर डियर 11 में, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, ये तो डियर गाइस क्वेश्चन एकदम बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। तो इसका डियर गाइस कवित्री जो है माई मदर एट 66 की कवित्री साहिबा का नाम है कमला दास। द पोएम इज मेड अप ऑफ, जो कविता आपकी है माई मदर एट 66, कौन सी कविता आप पढ़ रहे मेरे भाई, आप पढ़ रहे हैं माई मदर एट 66, कौन सा पढ़ रहे हैं बोलने का, आप यहां पे पढ़ रहे मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो है ये किससे बना हुआ, 20 लाइन से, गलत, 10 स्टांजा गलत,
5 स्टांजा गलत, सिंगल सेंटेंस से बना हुआ है आपकी ये कविता माई मदर एट 66। सर बहुत सेंटेंस है, मिला के देख लीजिएगा मेरे भाई, इफेक्टिव के लिए दिया गया है और बाद बाकी सिंगल सेंटेंस है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और मेरे बच्चों। द मदर्स वर्ल्ड एज एंड लेक ऑफ एनर्जी इज या डिपिक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो है मां की गिरती हुई, ठीक है, मां की बढ़ती हुई ठीक है उम्र और उसकी डियर कम होती हुई ऊर्जा, ठीक है डियर, किसकी संकेत है या किससे उद्धृत है? तो डियर गाइस लिखेंगे द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, ठीक है। यहां पे देखिएगा कवित्री साहिबा की मां की गिरती हुई स्वस्थ जो है डियर किससे डिपिक्ट किया गया है? उसकी मां जो है डियर गाइस हेल्पलेसनेस, ठीक है, उसकी मां जो है वो डियर मजबूर हो जाएगी अपनी बूढ़ी उम्र में। तो इसका आंसर होगा डियर गाइस ये। यहां पे थोड़ा ऑप्शन को सही से नहीं रखा, यहां पे ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये दिया है तो यहां पे द पोएट्स मदर होना चाहिए था। यहां पे मदर को आप मेंशन कर सकते हैं कि द पोएट्स मदर हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, कवित्री साहिबा की जो मां है वो बूढ़ी में मजबूर हो जाएगी काम करने के लिए। तो डियर गाइस इसका आंसर ये है, यानी उसकी मां की गिरती हुई जो उम्र है किसके प्रति संकेत है? तो डियर गाइस वो उसकी मां जब उम्र और बढ़ जाएगी तो उसकी मां डियर गाइस हेल्पलेसनेस हो जाएगी। अब डियर जॉय एंड फन ऑफ ओल्ड एज, ये तो गलत है मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद डियर हम लोग देखेंगे जेंटलमैन, अब यहां पे हम लोग इसको और गौर करेंगे। ये 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहां पे दिखाई पड़ी। अब डियर इसमें और क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग के पास, देखते जेंटलमैन। तो डियर 13 नंबर क्वेश्चंस के बाद मेरे बच्चों ये देखिए, थोड़ा गौर से यहां पे आइए, थोड़ा इसको और देख लेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन है बॉन्डिंग ऑफ मदर ओके विथ फैमिली मेंबर्स। डियर गाइस उसकी मां की जो डियर बॉन्डिंग थी, ठीक है, वो अन्य फैमिली के साथ बहुत अच्छी थी, ये भी बात नहीं। सिकनेस एंड इल हेल्थ, उसकी मां कमजोर थी और उसकी मां की गिरती हुई स्वस्थ थी। ये करीब आंसर, बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, उधर आंसर बता दिया गया। व्हाट इज द काइंड, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम माय मदर एट 66 हैज बीन रिटन बाय अ ग्रेट पोएटिक लेडी नेम्ड जेंटलमैन कमला दास फ्रॉम मालाबार केरला। डियर देखिएगा व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। यहां पे कवित्री साहिबा, ध्यान दीजिएगा यहां क्या बोला गया है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक, जो दुख और दर्द कवित्री साहिबा महसूस करती है। देखिएगा जो कवित्री साहिबा महसूस करती है, देखिएगा जो दुख और दर्द कवित्री साहिबा महसूस करती है वो क्या है? तो डियर लॉसिंग हर मदर होगा इसका आंसर। उसकी मां डियर धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है और पॉसिबिलिटी उसकी मां हो सकता है डियर कुछ भी हो सकता है उसकी मां के साथ, तो इसलिए इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ये होगा, क्या होगा? अब हार्ट अटैक डियर गाइस ये नहीं होगा आंसर, ये गलत है। हेडेक डियर गाइस उसकी बोल सकते हैं आके कवित्री साहिबा जो है वो किस प्रकार की दुख और दर्द महसूस करती? तो डियर सर दर्द तो महसूस करती नहीं है। और डियर गाइस चिल्ड्रन आर स्क्रीमिंग एट हर, उसके ऊपर बच्चे चिल्ला रहे थे, ऐसा भी नहीं है, हार्ट अटैक की बात ही नहीं। कवित्री साहिबा के लिए जो दुख और दर्द है उसकी मां की गिरती हुई स्वस्थ, यानी उसकी मां अगर स्वस्थ उसकी मां की खराब हो रही है तो जाहिर सी बात उसकी मां के साथ कुछ भी हो सकता है। तो लॉसिंग हर मदर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और आइए डियर 15 नंबर क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस ओके यूज्ड इन द पोएम। नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। इस कविता में ऐसी कौन सी पोएटिक डिवाइस है जो यूज किया गया है? तो मेरे भाई पहले शुरू में आपको यह भी बूझना पड़ेगा कि भैया ये पोएटिक डिवाइस होती क्या है। बहुत लोग डियर गए हम लोग क्या करते, बच्चे लोग इंग्लिश पढ़ भी नहीं करता है, खाली झूठो मुठ के बोलेगा कि हम पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ ही नहीं देता है। तो डियर गए क्या बुझेगा पोएटिक डिवाइस क्या है मेरे भाई, लेकिन बूझ लो डियर गया, अंत में बता दे रहे हैं आपको, यहां पे काम मिल जाएगा। तो डियर जब किसी का कंपैरिजन होता है किसी के साथ और वहां पे लाइक रहे तो उसका डियर का इस्तेमाल होता है सिमली के रूप में। तो लाइक का यूज किया गया है आपके चैप्टर में असेन लाइक दैट। तो डियर ये सिमली हो गया मेरे भाई, सिमली का यूज होता है माई मदर एट 66 में। एलिट्रेशन जेंटलमैन जब कॉन्सोनेंट साउंड का यूज रिपीट होता है, क्या बोला डियर गाई? कॉन्सोनेंट, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों और मेरे बच्चियों, जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है मेरे भाई, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है जैसे स्माइल एंड स्माइल। अब ये देखिएगा आप स्माइल एंड स्माइल, गौर कीजिएगा मेरे भाई, यहां पे लिखा मैंने स्माइल एंड स्माइल। तो स्माइल एंड स्माइल रिपीट हुआ कि नहीं मेरे भाई, स्माइल एंड स्माइल, तो इसको बोलते मेरे भाई क्या? एलिट्रेशन बोलते। क्या बोलते डियर गाइस? एलिट्रेशन बोलते मेरे भाई। और डियर कंपैरिजन ही होता है डियर गाइस, ठीक है,
कंपैरिजन ही होता है एक तरह से, उसको मेटाफर भी हम बोलते हैं। तो इसमें तीनों आंसर होगा डियर गाइस ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यानी डी इज द राइट आंसर। मेरे भाई फिर से सुन लीजिए, अगर किसी चीज का कंपैरिजन एक ही क्वालिटी जैसा होता है, लाइक से होता है, सिमिली कहलाता है। एलिट्रेशन डियर कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें कंपैरिजन कम होता है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन ज्यादा होता है, कॉन्सोनेंट से लिखा हुआ वर्ड्स, स्माइल एंड स्माइल रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन है। मेटाफर और सिमिली डियर लगभग मैच करता है दोनों के बीच में क्वालिटी, ठीक है। तो डियर यहां पे मेटाफर भी आंसर होगा, इलिट्रेशन भी होगा, सिमिली भी होगा, तो इसका आंसर डी होगा। अब यहां पे कभी कभी क्वेश्चन सेपरेट पूछ देता है, भाई सिमिली का यूज कहां पे हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, रट के आप जाइएगा, मानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझिए, सिमिली क्या होता है और एलिट्रेशन क्या होता है। आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि सिमिली क्या होता है और एलिट्रेशन क्या होता है मेरे बच्चों, और साथ में मेटाफर क्या होता है। क्या बोला मेरे भाइयों, साथ में मेटाफर क्या होता है। तो ये पोएटिक जो डिवाइस है मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको अवश्य बताएंगे अगला वीडियो में। और डियर गाइस हर एक चैप्टर से लगभग हम 50-50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, प्रयास करेंगे आपको बताने के लिए। और आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को बोलें कि उसको वॉच करें। अगर अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो आप मुझे बोलिएगा, अनुभव रखता हूं काफी इस फील्ड का, इसलिए मैं बता रहा हूं। और मेरे भाइयों आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि सब्जेक्टिव सीरीज भी आपको एक सप्ताह 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। यानी आपकी जो एग्जामिनेशन है, जहां तक मुझे जानकारी है 18 फरवरी को है, 20 फरवरी को। तो आई होप आपको डियर 8 से 10 तारीख तक पूरे वीडियो मिल जाएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। आप वीडियो को जरूर, ठीक है, वॉच करें और उसको समझें, और कभी कभी अगर पढ़ना पड़े तो वीडियो को डबल टाइम, ओके, 3 और ट्रिपल टाइम्स उसको क्या करें, सुनने के प्रयास करें, वॉच करने के प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव तो इजीली बन जाएगा, सब्जेक्टिव थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स।